अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा। आज का टॉपिक हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। लिमिटिंग रिएक्टेंट बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है। इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे, अभी के भी याद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। देखो, नाम से शो हो रहा है कि ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है। हम मान के चलते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के बारे में सारा कुछ पढ़ना है। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक ए और एक बी, जिससे हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हमें चीज़ ये देखनी है कि देखो रिएक्टेंट बाज़-औक़ात बराबर होते हैं और बाज़-औक़ात यानी बराबर-बराबर मिक़दार में होते हैं, बाज़-औक़ात ज़्यादा मिक़दार में कोई एक होता है, कोई कम मिक़दार में भी हो सकता है। जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर हम यूँ करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे सपोज़ कीजिए एल्यूमीनियम का रिएक्शन हम करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनता है Al2O3। अब देखो, इसमें एल्यूमीनियम 2 हैं, ठीक है? बल्कि यूँ करो, यहाँ पर 2 लिखो, एल्यूमीनियम अब 4 हो गए और ऑक्सीजन हमारे पास 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास 3। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ बात को, उसको ज़रा समझेंगे। यहाँ पर 4 एल्यूमीनियम है और 3 ऑक्सीजन है, तो देखो कोई चीज़ ज़्यादा और कोई चीज़ कम है। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से इसको 4 ही होना चाहिए और इसको 3 ही होना चाहिए, तभी आपके पास 2 Al2O3 बनेंगे। ये तो एक हो गई सिंपल सी लॉजिक। इसी तरीके से आप एक और रिएक्शन देख लो, फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवाओ तो NaCl बनता है। इसके अंदर जो सोडियम है वो भी एक है, क्लोरीन एक है, मतलब यहाँ पर दोनों इक्वल हैं। तो कभी रिएक्टेंट्स इक्वल होते हैं और कभी इक्वल नहीं होते हैं। तो यही हमें देखना है कि कितने रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाएं कि फ़ायदा हो जाए। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं और अगली बात को समझते हैं। वो किस तरह से? देखो, वो इस तरह कि आप ये सोचो कि इन रिएक्टेंट्स में से ऐसा कौन-सा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए या रिएक्टेंट बी, जो प्रोडक्ट को कम मिकदार में पैदा करता है, लेस अमाउंट के अंदर। अब लेस अमाउंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि आपने दोनों रिएक्टेंट, अभी आपको इसी तरह इल्म नहीं था कि आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसमें कितने-कितने रिएक्टेंट चाहिए, तो आपने बराबर-बराबर मिकदार में डाल दिए। दोनों की मिकदार क्या है? इक्वल है। ये ज़रा एरो ये शो कर रहे हैं। इक्वल है, 1-1 कह लो, इक्वल कह लो। अब जब इक्वल हुए तो ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट बनने में एक पहले ही खत्म हो गया, पहले ही खत्म हो गया। इसे हम कहते हैं कंज़्यूम अर्लियर। जब एक पहले ही खत्म हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी प्रोडक्ट उतना बनेगा जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करते जाएँगे, और जब एक रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, तो दूसरा रिएक्टेंट खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको खत्म करने के लिए दोनों चीज़ें इकट्ठी मौजूद नहीं हैं। तो इसका मतलब है ये बच जाएगा। तो अब आपने एक चीज़ सीखी, थोड़ा-सा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रिमेनिंग। अब आपको 2 चीज़ें समझ में आई। एक रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो गया और एक रिएक्टेंट रह गया। तो जो रह गया अब वो मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट मिलते हैं तो ही प्रोडक्ट बनता है। अब जो पहले खत्म हो गया ना, वही लिमिटिंग है। लिमिटिंग का मतलब ये है कि वो रोक देता है रिएक्शन को। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाता है, जो रिएक्शन को रोक देता है, या यूँ कह लें जो प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करता है कि प्रोडक्ट कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा। ये था सारा आपके पास एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम कई तरीकों से कर लेते हैं बेटा, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सपोज़ करो कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं। एक रिएक्टेंट का नाम है Ag, चांदी है, और दूसरे रिएक्टेंट का नाम है, सपोज़ कीजिए हमें इसे पानी में डालकर कुछ करवाना है। अब और एक प्रोडक्ट बनाना है। अगर हम इन दोनों को बराबर मिकदार में डाल दें और ऐसा हो कि पानी पहले खत्म हो जाए, ये दोनों बराबर मिकदार में हैं, पानी पहले खत्म हो जाए, तो क्या होगा? सिल्वर बाकी रह जाएगा और ये ज़ाया हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिल्वर को, तो क्योंकि सिल्वर एक क्या है, महँगी धात है, यानी एक महँगी चीज़ है। आप उस महँगी चीज़ को सस्ती चीज़ के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, और महँगी चीज़ अगर खराब हो जाए तो नुकसान बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो सस्ती चीज़ है उसको ज़्यादा मिकदार में डालेंगे, यानी इसको हम कहते हैं एक्सेस में डालेंगे, ठीक है? अब जब वो एक्सेस होगी तो ऑटोमेटिकली ये बच जाएगी आखिर के अंदर। लेकिन इससे ये बात पक्की हो जाएगी कि जितना Ag को चाहिए था वाटर का साथ, वो उसे ज़रूर मिला और प्रोडक्ट बन गया। इस तरह हमारी महँगी चीज़ ज़ाया नहीं होगी और मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें समझ में आता है कि कौन लिमिटिंग है, तो उसका
उसको फॉर एग्जांपल अगर वाटर लिमिटिंग है तो उसको ज़्यादा मिकदार में डालना चाहिए ताकि ये ख़त्म ना हो, सिल्वर लिमिटिंग हो जाए, वो पहले ख़त्म हो जाए। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि देखो 2 रिएक्टेंट हैं, उन रिएक्टेंट में से एक महँगा, एक सस्ता, एक चीज़ जो है वो हमें नुकसान दे सकती है, उसको कंप्लीटली रिएक्ट करवाते हैं ताकि क्या हो जाए, मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाए। अब इन्हीं चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा-सा एक दफ़ा देखते हैं बुक से कि बुक इन सब चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी बुक के फर्स्ट हिस्से की तरफ। यहाँ पर आप बेटा क्या करोगे? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन अगर चाहो तो आप साथ-साथ देख लो बेटा। कहते हैं हाउ टू यूज़ कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट का इस्तेमाल कैसे करोगे? ये मैंने अभी आपको समझाया। देखो कैसे? अंडरलाइन कर लो बेशक इस क्वेश्चन का आंसर। मोस्ट ऑफन अक्सर-ओ-कार इन एक्सपेरिमेंटल वर्क जब हम काम करते हैं, वन और मोर रिएक्टेंट आर यूज्ड इन अ लार्ज एक्सेस, तो किसी एक रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स को ज्यादा मिकदार में दाखिल करते हैं। दिस इज डन डेलिबरेटली, ये खुद से करते हैं। क्या क्यों करते हैं? टू इंश्योर दैट अदर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज यूज्ड कंप्लीटली, ताकि दूसरा जो महंगा रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली, यानी जो महंगा रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। ये ना हो कि बच जाए तो नुकसान होगा, उसे फेंकना पड़ेगा फिर। ठीक है, जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे आप खाना पका रहे हो, अगर उसमें कोई चीज़ इज़ाफ़ी डल गई और वो इस्तेमाल नहीं हुई, तो वो सालन के अंदर मौजूद है, तो उसको निकालना मुश्किल होगा। इसी तरह से समझ लें प्रोडक्ट है सालन, तो इसलिए आपको हर चीज़ देख-भाल के डालनी पड़ती है। अब आगे क्या लिखता है? इन दिस वे, इस तरीके से द रिएक्टेंट व्हिच इज़ यूज्ड इन एक्सेस, जो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है, इज़ लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे रह जाता है। जैसे मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल अभी दी थी, उस एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर वो एग्ज़ाम्पल थी पानी की। यानी पानी पीछे रह जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, पानी सस्ता है, लेकिन सिल्वर कंप्लीटली इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। इसके बाद ये आपके पास एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, वो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 13। अब 13 क्वेश्चन में क्या लिखता है? वो डिफाइन, डिफाइन क्या? डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो उसको डिफाइन बिल्कुल आसान से किया जा सकता है, जैसे मैंने भी समझाया आपको। दिस रिएक्टेंट, या आप दिस ना लगाएँ, दिस समझाने के बाद लगाया, आपने दिस हटा देना है, आपने इसकी जगह पर लगा देना है द, ठीक है? अब ये बन जाएगा द रिएक्टेंट व्हिच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर, जो पहले खत्म हो जाएगा, इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है? इन फैक्ट असल में बेशक आप इन फैक्ट का वर्ड हटा दें, आप नेक्स्ट पॉइंट बना दें और लिखें इट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट व्हिच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये दूसरी डेफिनेशन है, मतलब एक डेफिनेशन ऊपर है जो पहले खत्म हो जाए और एक डेफिनेशन नीचे है, यानी जो प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करे। दोनों को मिलाकर लिख दें तो भी डेफिनेशन है, एक-एक करके कोई भी एक लिख दें तो भी डेफिनेशन है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, ठीक है? अब क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसको किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो? तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे करना है? तो बेटा इसके लिए आपको 3 पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट ये है, याद कर लो, मोल ऑफ रिएक्टेंट मालूम होने चाहिए आपको, मोल ऑफ प्रोडक्ट मालूम होने चाहिए, और इन दोनों की बिना पर ये देखना है, जैसे मैंने अभी बताया, कौन सा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बनाता है। जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। इन 3 स्टेप्स को हम, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इन 3 स्टेप्स को हम एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। एग्जांपल क्या कहती है? देखो एग्जांपल पहले समझ लो। एग्जांपल में ये कहा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आपने मालूम करना है। जबकि आपके पास ग्लूकोज 25 ग्राम है, ग्लूकोज कितना है? 25 ग्राम है, और 40 ग्राम ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन 40 ग्राम है। हर चीज को समझा करें, अगर आपको सवाल समझ में आ जाएगा तो जवाब को मुश्किल नहीं लगेगा। इन द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, अब ये रिएक्शन है, इसमें हमें समझ में आ गया कि एक रिएक्टेंट की मिकदार उसने हमें दे दी है और दूसरी रिएक्टेंट की मिकदार दे दी है और प्रोडक्ट की मिकदार उसने पूछ ली है। तो ये जी हमारा बेसिक सेंस है। अब वो कहता है कि आपने बताना है एक तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम, के कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पैदा होगी। अब मैं आपको छोटी सी एक लॉजिक समझाता हूँ, पहले यही समझेंगे। अब आपके पास क्या है? एक ग्लूकोज, ठीक है ना, आपको मेरे पास है जी ग्लूकोज, और इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, ठीक है, ये दो हो गए रिएक्टेंट आपके पास, और साथ आप बना रहे हो प्रोडक्ट जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। बस जो चीजें आपको याद करनी है, जो चीज समझनी है वो लिख लो, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है।
यानी ये दिमाग में करना है, आपको लिखना नहीं है ये, बस आपको एक समझ के चलना है कि हम करेंगे क्या है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि समझ ही नहीं आएगी तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हमने आखिर चलना कैसे। आपको क्या करना है, इसका मैथ दिया हुआ है ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का मैथ आपके पास दिया हुआ है कितना, 25 ग्राम्स। और आपके पास ऑक्सीजन का मैथ भी दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मैथ आपको दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो ग्लूकोज का मैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा करता है या ये कम पैदा करता है। ओके सर, ये क्यों पता कर रहे हो, ये तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पता कर रहे हो आप। जी, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करेंगे तो ही बता पाएंगे कि रियल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी, ठीक है। कुछ चीजें अभी मजीद कवर हो जाएंगी, लेकिन अभी पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। बैलेंस का मतलब इसे लिखनी पूरी चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ C6H12O6। जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे बेटा आता है 1, यहाँ पे आता है 6, इधर भी आता है 6, ठीक है। बैलेंस उसी तरह वाटर भी 6 आएगा। इक्वेशन लिखी है आपके पास सवाल में, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें, ये बड़ी आसान सी इक्वेशन है, कई जगह इस्तेमाल होती है। फोटोसिंथेसिस आपको खुद भी आनी चाहिए। अब इसमें क्या पता चला, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों लिखी है ये समझाते हैं। अब आपने काम करना है, आपने काम ये करना है कि आपने मोल निकालने हैं, मोल निकालने हैं। किसके निकालने हैं, आपने ग्लूकोज के निकालने हैं, ठीक है। जैसे 25 मोल कैसे निकलते हैं, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ग्लूकोज का मोलर मैस 180 होता है। अगर आपको याद हो जाए तो याद कर लो, नहीं हो जाए तो फिर लिख बनाओ। कार्बन कितने, 6 हैं इसके अंदर, ठीक है। और हर कार्बन का मैस 12 होता है, और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और हर का एक मैस होता है हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा इसके अंदर, ऑक्सीजन इसके अंदर है 6, और 12 होता है मैस हर एक, अपना 16 होता है मैस हर एक का। इन सबको आपने जमा कर लेना है। जमा करने के बाद निकालो, यानी 6 टाइम्स 12 प्लस 12, ये हो गया 72, ये हो गया 12, और ये हो गया 96, ठीक है। तो इसको करेंगे 6 2 8 8 और 2 10, 1 कैरी हो गया, 9 1 10 11 11 और 7 18। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, लेकिन कोशिश करो डायरेक्टली याद कर लो। तो ये आपके पास क्या हुआ बेटा, ये मैंने अलहदा से एक निकाल के दे दिया आपको ताकि समझ में आ जाए। अच्छा जी, अब आपने मोल निकाल लिए, कितने निकले मोल, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे यानी 25 ओवर 180 तो ये बन जाएंगे तकरीबन 0.148, ठीक है। बुक में लिखा है मोल, आपके पास बुक हो तो आप वहां देख सकते हो। और यही फार्मूला आपने ऑक्सीजन के लिए भी लगाना है, यानी मैस ओवर मोलर मैस। अब ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होगा, ये O2 है, एक का 16 होता है, ठीक है। एक का कितना होता है 16, तो दो का कितना होगा 32, तो आपने यहाँ पे लगाना है 32। अब आंसर क्या निकलता है हमारे पास, 1.25 मोल्स। अब आपने मोल क्यों निकाले, क्योंकि मोल से हमें फायदा था। फायदा ये है, जरा समझने की कोशिश करना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है, वो ये कहती है कि अगर 1 मोल ग्लूकोज होगा ना तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और 6 मोल ऑक्सीजन होंगे तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो ये आपके पास मोल के हिसाब था। अब आपने एक काम करना है, जो अभी हमने अपना सोचा, क्या सोचा, हमारा मकसद ये था ना कि कौन, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मिकदार पैदा करता है, आओ चेक करते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं, एक लाइन लगाते हैं, बुक के अंदर बड़ा आसान सा बनाया हुआ है, यानी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ किसके लिए, पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज के लिए। तो ये हम ग्लूकोज के लिए बात कर रहे हैं, भाई क्या बात कर रहे हैं, ग्लूकोज में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि अगर 1 मोल ग्लूकोज हुआ तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। बेशक आप लिख लो, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर ग्लूकोज। अब अगर ये 1 हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल बनती है, और अगर ग्लूकोज हमारे पास कितना हुआ 0.148, तो अगर ये 0.148 हुआ तो ये बेटा 6 टाइम बढ़ा दो, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.148। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा 0.848 मोल। क्योंकि सर ये किसके मोल हैं,
बेटा ये मोल है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लिए, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी चल रही है। क्योंकि सर क्यों कैसे चल रही है? अब हम क्या करेंगे, अब हम यही अमल पहले हमने एक रिएक्टेंट के लिए किया था, अब हम दूसरे रिएक्टेंट के लिए करेंगे और वो है ऑक्सीजन। तो अब ऊपर लिख लो ऑक्सीजन, यहां पर आप एक लाइन लगा लो, ठीक है। एक तरफ लिखो ऑक्सीजन, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ग्लूकोज, दूसरी तरफ लिखो कार्बन डाइऑक्साइड। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनती है। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है? वो कहती है ये अगर 6 मोल्स होंगे ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 6 मोल बनेंगे। तो हम एक काम करते हैं, अगर ये 6 मोल होगा तो ये भी 6 मोल होगा, अगर ये 1 मोल हुआ तो ये भी 1 मोल होगा। लेकिन 1 मोल निकालना जरूरी होता है, 1 मोल निकालने से आपको पता चलता है कि आप बड़ी वैल्यू भी निकाल पाते हो। लेकिन हमारे पास कितना ऑक्सीजन है? हमारे पास जो ऑक्सीजन की मिकदार है बेटा, वो यहाँ हमने निकाली है, यानी मैस के हिसाब से मोल को देख रहे हैं हम, ठीक है। ये इसका नाम क्या है? 1.25। तो आपने यहाँ पे लिखना है, अगर ये 1.25 बनेगा तो ये भी 1.25 बनेगा, ठीक है। ये क्या है? मोल, 1.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपके पास 2 मोल हो गए ऑक्सीजन के, क्योंकि सर कौन कौन से? एक वो जो ग्लूकोज की वजह से बने हैं और एक वो जो ऑक्सीजन की वजह से बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हैं ये, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोडक्ट। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? भाई यहाँ पर प्रोडक्ट में देखो जाए तो ये कम मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट के, और यहाँ देखा जाए तो ज्यादा बन रहे हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही चीज दो अलग अलग तरीके से बन रही हो? हाँ, यही बात हमने देखनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रोडक्ट है और वो 2 दफा या अलग अलग बने, वो एक ही दफा बनती है। लेकिन कौन सी वाली बनेगी ये आपने डिसाइड करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? जो प्रोडक्ट की कम मिकदार पैदा करता है, और वो कौन है? वो है ग्लूकोज। तो अब हमें समझ में आया कि जो ग्लूकोज होता है वो क्या है? वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब हमें समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रियल में बनी है बेटा, वो है 0.848 मोल। तो ये वाला जवाब भी दुरुस्त हो सकता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बनी है। लेकिन अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें पता चलता है कि सवाल यूं पूछा गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट, वो पूछा था कि मैस बताओ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम मैस निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मोल तो हैं। तो हम इन्हीं मोल का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे? मैस निकालेंगे। हमें पता है, देखो फॉर्मूला पुराना वाला है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं कार्बन डाइऑक्साइड बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि बाद बच्चे क्या करते हैं, जब उन्हें मैस मिलता है वो कहीं पे भी लगा देते हैं। नहीं, एक फार्मूले में एक ही चीज होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या ग्लूकोज। अच्छा, मैस के बाद क्या लिखते हैं? मोलर मैस। मोलर मैस भी किसका बेटा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैस ग्राम में लेते हैं, पता है आपको। लेकिन अब हमें मालूम क्या करना है? हमें तो मैस मालूम करना है। तो इसमें क्या है, हम मैस को यहाँ एक तरफ लिख लेते हैं और मोलर मैस को वहां ले जाते हैं मोल्स के पास। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, मोल्स कितने हैं जो एक्चुअल हैं? वो ये हैं 0.848। तो हमने 0.848 ले लिया। अच्छा, यहाँ पर एक इशू आ रहा है बेटा, ये मैंने दोबारा से कैलकुलेट किया है। जो रियल वैल्यू आ रही है ना, बुक में थोड़ी गलती है, 0.888 आता है, 0.888। ठीक है, तो कोशिश करें आप इसी से ही कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। किताब में 2 जगह अलग अलग वैल्यू लिखी थी, इससे कंफ्यूजन हुई, इसको थोड़ा सा हमने जस्टिफाई किया, तो ये वैल्यू बनती ही, दोनों ही नहीं बनती, बुक वाली 0.888 बनता है। तो बहरहाल, अब जो आपने मोल निकाले दोबारा देख लो, 0.888 है यहाँ पे, समझ लें बुक में लिखा है 848। तो यहाँ पे भी हमें वही लिखना है 0.888 और मल्टीप्लाई बाय। अब मोलर मास किसका लिखोगे? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है। अगर आ जाता है जबानी तो ठीक है, नहीं आ जाता तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का मैं आपको निकाल देता हूँ। 44 होता है, याद कर लो बस। कार्बन 12, 2 टाइम्स 16। 16 क्यों? 16 ऑक्सीजन का होता है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 44। तो आपने यहाँ लिखना है 44। अब 44 के साथ जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 39.07, ठीक है, 2।
ये आपके पास क्या है, मास, तो इसे आपने ग्राम में लेना है। तो अब आपको समझ में आया कि एक जो आंसर निकल रहा है इसका रियल में वो है 39.072। तो बेटा मैंने यहाँ पर सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट कर दी है। ठीक है, बुक में जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी इसमें गलती है, थोड़ा सा आप खुद भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि किस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट किया, ये सारा समझकर हमने किया बेटा। यही चीज़ सबसे कीमती होती है। अगर आपको समझ में आ जाए तो अगर इसकी वैल्यूज चेंज कर दें, रकमें बदल दें, तो भी आप सवाल को आसानी से कर पाते हो। लो भी, अब बुक को भी एक दफ़ा देख लो। हम अपना साइड बाय साइड लेके चलते हैं, हमने क्या किया और बुक ने क्या किया। तो पहला नंबर क्या आता है, पहले नंबर पर आता है जी कि आप कैलकुलेट करो मोल्स। तो हमने देखो ये भी मोल कैलकुलेट किए और ये भी मोल कैलकुलेट किए। ठीक है, ये दोनों मोल हमने कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बुक ने कैसे किए। बुक ने नंबर वन दिया, नंबर वन देने के बाद उसने भी यही सब कुछ किया, लेकिन लिख कर किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मास ओवर मोलर मास, और ये जवाब आ गया। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मास ओवर मोलर मास, और ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, बाकी को भी देख लीजिएगा। मैंने ऐसे में ना बहुत सारा कुछ एक सारे कैलकुलेट नहीं किया, फिर भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, शायद यहाँ पे भी गलती ना की हुई हो। अच्छा, जब आपने ये निकाल लिए, यानी आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कैलकुलेट द मोल्स, ठीक है ना। अब आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट भी निकालें। अब प्रोडक्ट कैसे निकालोगे जब तक आपको लिमिटिंग कंडीशन का समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक दफा मालूम करनी पड़ेगी, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कैसे मालूम करनी पड़ेगी, ग्लूकोज की मदद से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको फिर मालूम करनी पड़ेगी किससे, ऑक्सीजन से। हमने भी ऐसा किया। देखो, पहले हमने ग्लूकोज से और फिर हमने ऑक्सीजन से मालूम किया। तो ये आपके पास दो चीजें यहाँ पर ऐसे लिखी गई हैं, लेकिन बुक में ऐसे लिखा है। देखो बुक की वाली बताता हूँ, बुक में क्या लिखा है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल इसी तरीके से हमने कैसे लिखा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने जरा लिखा ऐसे। आप कोशिश कीजिएगा बुक को फॉलो कर लीजिएगा, बेहतर ये है, क्योंकि जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनमें तो कैलकुलेशन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम उन्हें मुख्तसर कर लेते हैं और टीचर को समझ में आ जाती हैं जो चेक करने वाला होता है। हो सकता है आपकी क्लास में लोग इसको बॉदर करें, यानी मुश्किल हो जाए, वो कहें जी बुक से क्यों हट कर लिखा है, तो इसलिए बुक वाला ही रखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पास यही रहेगा। अच्छा, उसके बाद क्या लिखता है, 1 मोल ऑफ देख 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी, तो 1 मोल से 6 बनी। फिर 0.138 यानी कि जो हमने निकाली थी, बुक में जरा अलग अलग वैल्यू लिखी है, 0.148। अब हमने 148 की जगह पर क्या लगाया था बेटा। अच्छा बेटा, थोड़ा सा ना यहाँ पे कंफ्यूजन मुझे हो रही है, मैं खुद ब खुद चेक कर रहा हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको आप भी बुक में ठीक कर लो, ठीक है ना। अब बुक हमने जितनी भी सारा कुछ समझा है ना, इसको बुक को फॉलो करते हुए समझा है, ठीक है ना, ये वाली बात याद रखें। लेकिन बुक में गलतियां हैं, इनको हम दुरुस्त कर लेते हैं, ये कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम दुरुस्त कर रहे हैं तो बेहतर है। देखें, सपोज करो कि हम इस वाली वैल्यू को चेक करते हैं, इस वैल्यू को आप भी चेक करो, तो ये बन जाता है 0.138, ठीक है, मोल। एक बार अगर ये यहाँ पे आ जाएगी तो फिर ये दुरुस्त हो जाएगी, और अगर वो वाला लिखेंगे तो ये गलत हो जाती, इसलिए फिर एक करना ज़रूरी थी। अच्छा, ये आपके पास फिर वही वैल्यू जैसे मैंने आपसे कहा, बिल आखिर आंसर आ गया कितना, 0.484। अब हमारे पास तो 0.848 तब आता है जब हम बुक के हिसाब से करते हैं, और अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 0.138, सपोज कीजिए हम लगाते हैं 0.138, 0.138, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.138। अब जवाब क्या आता है, अब यहाँ पर आ रहा है आंसर 828। ठीक है, अब हम ठीक करते जा रहे हैं सारा कुछ, बुक वाला जो हिस्सा है वो भी ठीक कर रहे हैं। कहीं बुक में सही सही लगेगा आपको, कहीं बुक में गलत लगने लगेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलो, जब हम आगे चलते हैं, अब हमारे पास 6 मोल्स ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड देता है, यही हमने लिखा। 6 मोल जो होता है वो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो 1.25 मोल कितना देगा, 1.25 मोल ही देगा। ठीक है, ये आपके पास 6/6 का मतलब 1 है, तो मेरे पास ये भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1। ठीक है, तो यूं भी लिख सकते हो, यानी आपको सामने अगर समझ ना आ रही हो आपकी बात, ये तो 6 प्रोड्यूस करता है 6, तो अगर मैं कहूँ कि 1 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो आप लिख 6/6 यानी कि 1 प्रोड्यूस करेगा, ऐसे भी बोल सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए तो ओके, नहीं आ जाए तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से इसको अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर दूंगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद बेटा लास्ट में अब हमें क्या पता चला, वो क्या कहता है, वो कहता है सिंस कार्बन डाइऑक्साइड obtained from glucose
इज लेस देन दैट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो कम मिकदार में पैदा हो रही है। कब? जब ग्लूकोज उसे पैदा करता है। तो हमने ग्लूकोज को क्या माना? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये आपने याद कर लेना है। अगर ग्लूकोज से पैदा होने वाली जो क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इतनी मिकदार में है 0.828, तो फिर इसी को ही आप मैथ्स में कन्वर्ट कर लो। अब हमारे पास 0.828 लिखना चाहिए हमें, 828। और अब जो हमारे पास आंसर आएगा, अब हम उसको फाइनल तौर पे लिख देते हैं यहाँ पर 36.432, ये हमारा आंसर निकलता है। और इस तरह बुक के अंदर भी थोड़ी गलती हो जाएगी इस जगह के ऊपर, इसको हम ठीक कर लेते हैं। 36.432 ये कब होगा? जब आप यहाँ पर लिखोगे 828, 0.828, ठीक है, तो फिर आपके पास आंसर आएगा। आप इसे एक दफ़ा खुद अपने हाथ से करके देखो। जो आपने बुक की कैलकुलेशन नहीं देखनी, बुक का मेथड देखना है, लेकिन कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी है और उसके बाद मुझे आंसर करना है कि आपका जवाब क्या निकलता है। ठीक है ना? ये आपने खुद कैलकुलेट करना है, मुझे बताना है कि सर आप तुम्हारा रिजल्ट ये आता है। बाकी जो शुरू का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, बस न्यूमेरिकल की वैल्यूज में थोड़ा सा बुक ने परेशान कर दिया हमें। ठीक है जी, ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।